रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको एज अ डॉक्टर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कल को जब आप डॉक्टर बन के दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करोगे, पेशेंट्स को दवाई का ट्रीटमेंट दोगे, तो ऐसे में आपकी दवाइयाँ गलत नहीं होनी चाहिए, पेशेंट के लिए सही होनी चाहिए, मात्रा में सही होनी चाहिए, उसकी बीमारी के हिसाब से सही होनी चाहिए, कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं। तो एक एक करके इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले तो WHO की डेफिनेशन। तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन ये है दैट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्स दैट द पेशेंट रिसीव्स मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स in a quantity which is appropriate to them, so that we get a good efficacy also and the safety is also good in for an adequate period of time and in doses which is appropriate for the patient and at a cost which is lower to him and to the community at large. तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब कि इस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पेशेंट को उसकी बीमारी के हिसाब से दवाई मिले, सही डोज में मिले, सही दवाई मिले और ऐसी दवाई मिले जो अप्रोप्रिएट हो, मतलब एफिकेशियस हो, सूटेबल हो, सेफ हो, साथ ही उसकी कॉस्ट भी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ना हो, कम हो उसके लिए, वो उसके पेशेंट के जो बाइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हो। तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन? क्योंकि आजकल इरेशनल प्रिस्क्रिप्शंस या इरेशनैलिटी दवाई के ट्रीटमेंट के प्रिस्क्रिप्शंस में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। आप देखेंगे कि पेशेंट को 6-7 दवाइयाँ लिखी गई हैं। आप देखेंगे पेशेंट को अननेसेसरी इंजेक्शंस दिए गए या अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स दी गई हैं या मेडिकली इनअप्रोप्रिएट, इनइफेक्टिव, इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट प्रिस्क्रिप्शंस जब पेशेंट को दिए जाते हैं, तो इससे न सिर्फ पेशेंट का नुकसान होता है बट हमारे इकोनॉमी का भी नुकसान होता है, हमारी कम्युनिटी का भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले अब हम आते हैं कि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में क्राइटेरिया क्या होते हैं। हाउ डू यू इवेल्युएट दैट दिस प्रिस्क्रिप्शन इज रैशनल और नॉट? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले होता है अप्रोप्रिएट इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कि वो उसकी बीमारी क्या है, उस हमें पहले एक अपनी समझनी है कि व्हाट इज द सिम्टम दैट वी वांट टू रिमूव। पेशेंट का डायग्नोसिस पहले बनाते हैं। सपोज पेशेंट आया आपके पास एक एलर्जिक फेरेंजाइटिस लेके, तो एलर्जिक फेरेंजाइटिस में उसको गले में दर्द हो रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग्स हो रखी है, सोरनेस है, फीवर है, रनिंग नोज है एंड हेडेक हो रहा है, इन जनरल बॉडी एक है, फटीग है, मलेस है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल वायरल इलनेस के साइंस है। अब ऐसे में डायग्नोसिस आपने बता लिया कि एलर्जिक फेरेंजाइटिस है, उसके बाद फिर आपने अप्रोप्रिएट इंडिकेशन मतलब कि उसमें आपको क्या सिम्टम्स एलिविएट करने हैं, क्या चीज़ें आप ठीक करना चाहते हो। तो आप ठीक करना चाहते हो फीवर, आप ठीक करना चाहते हो उसका रनिंग नोज, उसका ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन इन द टाइटनेस इन द उसके फेरेंक्स में जो फील हो रहा है या स्वेलो करते वक्त जो से दर्द हो रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ इनर स्वेलिंग, तो ये आप ठीक करना चाहते हो। ठीक है, वायरल इलनेस है तो आपको पता है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक देकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देयर इज नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो फिर यहाँ पे जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से फिर आप दवाइयाँ चूज करोगे। तो सेकंड अब आगे अप्रोप्रिएट इंडिकेशन हो गया कि ठीक है, एलर्जिक फेरेंजाइटिस, यू वांट टू एलिविएट पेन, स्वेलिंग एंड फीवर एंड बॉडी एक। नाउ द सेकंड थिंग इज अप्रोप्रिएट, द सेकंड थिंग कम्स दैट इज अप्रोप्रिएट ड्रग। तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे अपने मन में क्लास ऑफ ड्रग कि मुझे कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स देनी है। तो आपने डिसाइड करी कि मुझे एंटीहिस्टामिनिक्स देने हैं और एनाल्जेसिक्स देने हैं। ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक्स तो एक क्लास हुई, उसके अंदर कौन सी दवाई दोगे, तो ये आपको देखनी है, सोचनी है कि वो ड्रग सूटेबल है, नहीं है, एफिकेशियस है, सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे पसंद करी लेवोसिट्रिजिन क्योंकि ये बहुत अच्छी दवाई है, एफिकेशियस है, इसमें साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और पेशेंट को दिन में सिर्फ एक गोली खानी पड़ती है। इससे नींद भी कम आती है और बहुत जल्दी फर्क भी पड़ता है। तो हमने लेवोसिट्रिजिन डिसाइड कर ली और एनाल्जेसिक के रूप में हमने सिंपल पैरासीटामोल डिसाइड किया क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा पेन किलर नहीं देना है, हमें एक जनरल पेन किलर, छोटा सा पैरासीटामोल के रूप में एक ऐसा पेन किलर देना जो एंटीपायरेटिक भी हो और थोड़ा सा एनाल्जेसिक भी हो। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है कि अब हम उसको डोज क्या देंगे, ड्यूरेशन क्या रखेंगे,
है ना? तो यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या देंगे? ओरल देंगे, क्योंकि पेशेंट आराम से दवाई खा सकता है। ओरल दे दिया। डोज क्या देंगे? 5 मिलीग्राम लेवोसेट्रिजिन, 5 मिलीग्राम ओडी, मतलब दिन में एक बार। ड्यूरेशन क्या देंगे? पेशेंट को बोलेंगे ये दवाई आप दिन में एक बार 3 दिन के लिए खाना। पैरासीटामोल आप उसे शुरू में तो दे दोगे कि चलो पहले दिन आप सुबह शाम खा लो, लेकिन अगले दिन से आप एसओएस खाना। एसओएस मतलब जब जरूरत पड़े तब। तो इस तरीके से धीरे आपको ये पेशेंट को समझाना भी है। तो नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट पेशेंट क्राइटेरिया में आता है। सो अप्रोप्रिएट इंडिकेशन, अप्रोप्रिएट ड्रग, अप्रोप्रिएट डोज, ड्यूरेशन, देन आता है अप्रोप्रिएट पेशेंट। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट उस दवाई को लेने लायक है कि नहीं। आपको पेशेंट से पूछना है, हिस्ट्री लेनी है कि आपने पहले कभी इस दवाई को खाया हो तो क्या आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ था। सो दिस हिस्ट्री हैज टू बी एलिसिटेड। चाहे चाहे वो एनेस्थेटिस्ट हो जो कि एनेस्थीसिया इंजेक्ट करेगा, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट करेगा, एवरी पर्सन शुड आस्क दिस हिस्ट्री फ्रॉम देयर पेशेंट बिफोर इंजेक्टिंग द ड्रग, बिफोर गिविंग द ड्रग, कि इस दवाई से अगर आपने पहले कभी ये दवाई ली है तो क्या आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। ये पूछना बहुत जरूरी है, नहीं पूछोगे तो नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है फिर ये। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, फिर उसके बाद आपने दवाई दे दी, पेशेंट को समझा दिया, फिर आपको ये देखना है कि फार्मासिस्ट उसे सही तरीके से दवाई दे दे। आपने तो अपनी तरफ से लिख के दे दी और फार्मासिस्ट ने उसको 4 में से सिर्फ 2 गोलियां दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग। आपको बराबर मॉनिटर भी करना है। आपको बोलना है पेशेंट को कि 3 दिन तक दवाई खाने के बाद आप वापस आइएगा मेरे पास, एंड आई वांट टू सी कि आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फायदा नहीं हुआ है देन आई विल गिव यू सम अदर मेडिकेशन, आई विल एड ऑन सम अदर मेडिकेशन, और अगर फायदा हुआ है देन इट इज वेल एंड गुड। देन हम लोग धीरे धीरे करके इसको रिड्यूस करेंगे। सो कांस्टेंट मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मॉनिटरिंग जैसे बीपी की दवाइयाँ होती हैं, इंसुलिन होता है, डायबिटीज की दवाई है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, जो सीएनएस की दवाइयाँ होती हैं, डायूरेटिक्स हो गए, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी दवाइयाँ, तो ये इनको ना बराबर टाइम टू टाइम मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आप बिना मॉनिटरिंग के पेशेंट को नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया फॉर रैशनल प्रिस्क्राइबिंग है। अब अपन आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस प्रिस्क्राइबिंग। आप जब एज अ डॉक्टर जब आप जाओगे, आप दवाइयां लिखना शुरू करोगे, तो आपको क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे, जो आपका प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस कर। सो सबसे पहला फैक्टर विच अफेक्ट्स प्रिस्क्राइबिंग इज द नॉलेज ऑफ द प्रिस्क्राइबर। आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी फार्माकोलॉजी की नॉलेज कितनी है। अगर आपकी फार्माकोलॉजी की नॉलेज कम है तो आप उतनी ही दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकोगे। तो जैसे कहावत है ना, द आई सी व्हाट द माइंड नोज। आपको जो पता है आप उतना ही देख सकते हो। हमें जितना अंतरिक्ष पता है, एक होता है अंतरिक्ष विच इज कैन बी ऑब्जर्व बाय दी आईज, एंड एक होता है अंतरिक्ष जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो वो जितना हमें पता है, जितना हमें फिजिक्स का ज्ञान है, हम उतना ही देख पाते हैं। जितना हमें ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, वो चीजें हम देख ही नहीं पाते हैं या सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। आपको दवाई के बारे में पता होगा तो आप लिख पाओगे। दवाई के बारे में पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है कि ये दवाई किसको दी जाती है, तो कहाँ से लिखोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी फार्माकोलॉजी के नॉलेज को बहुत पुख्ता करो। आप ऐसे नहीं डॉक्टर बन सकते कि मुझे फार्माकोलॉजी की आधी अधूरी नॉलेज है। फार्माकोलॉजी की नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिस्क्रिप्शन इज योर रोल मॉडल। इम्पैक्ट ऑफ रोल मॉडल क्या होता है? जब हम जूनियर होते हैं ना, तो हम हमेशा अपने सीनियर्स के प्रिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। हम देखते हैं कि अरे अच्छा ये ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक है, हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये इम्पैक्ट ऑफ रोल मॉडल्स होता है हमारी लाइफ में, जो कि बाद में जाके जब आप बिल्कुल नॉलेजेबल बन जाते हैं, तब आप जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन सही से लिखना शुरू कर पाते हो। तब नहीं तो तब तक तो आप ये सोचते हो कि हाँ, बॉस ने जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेता हूँ। नेक्स्ट है पेशेंट लोड। जब बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है तब भी हम अपना प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखते हैं, and कई बार हम उसमें फटाफट से कुछ भी लिखे हैं। फिर थर्ड है एटीट्यूड टू अफोर्ड प्रॉम्प्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ एट ऑल कॉस्ट। पेशेंट कई बार आपके ऊपर प्रेशर बनाता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो आप किसी भी तरीके से आप मुझे दवाइयाँ दीजिए एंड मुझे ठीक करिए। कई बार फिर आप ना कुछ स्ट्रॉन्ग सा मेडिकेशन उसको दे देते हो जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रिस्क्राइबिंग में इम्प्रिसाइज डायग्नोसिस। अगर आपने डायग्नोसिस ही ठीक नहीं बनाया है तो फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन, आपका जो ट्रीटमेंट है वो सब गलत हो जाएगा और फिर वो पेशेंट के लिए सही नहीं होगा।
फिर ड्रग प्रमोशन बाय एमआरस, जो एमआरस आपके पास आएंगे कई बार वो आपके प्रिस्क्रिप्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे ये कह के कि ये हमारी दवाई अच्छी है उस दवाई के कंपैरिजन में, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग देम। समटाइम्स दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आल्सो गिव गिफ्ट्स एंड कॉन्फ्रेंस के लिए आपके होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग वो सब करते हैं, इस तरीके से आपको ओब्लाइज करते हैं ताकि आप उनकी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करें। तो इन चीज़ों से बचना है। पेशेंट की डिमांड्स, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता है अगर आप उसको बोतल नहीं चढ़ाओ, अगर आप उसको दर्द की दवाई नहीं दो, तो कई बार न चाहते हुए भी आपको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। देन इरेशनैलिटीज क्या क्या होती है प्रिस्क्रिप्शन में, ये तो हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग योर प्रिस्क्रिप्शन। अब अपन बात करते हैं क्या क्या इरेशनैलिटीज होती है। तो सबसे पहले इरेशनैलिटी होती है जब दवाई की जरूरत ही नहीं है फिर भी आपने दवाई दे दी। जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि एंटीवायरल था, इन्फेक्शन, एलर्जिक फेरेंजाइटिस। अब कुछ डॉक्टर इसमें क्या करेंगे कि एंटीहिस्टामिनिक और पैरासीटामोल के साथ साथ वो एक एंटीबायोटिक भी दे देंगे। क्यों देंगे? कि चलो कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए मैं पहले से ही प्रिवेंशन के तौर पे एंटीबायोटिक दे देता हूँ। पर प्रॉब्लम यह है कि अंदर तो बैक्टीरिया तो है ही नहीं, तो एंटीबायोटिक किसके ऊपर इफेक्ट करेगी? किसी के ऊपर नहीं, अननेसेसरी टॉक्सिसिटी करेगी बस हमारी बॉडी में। तो इससे कहते हैं जरूरत ना होने पे भी ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ इरेशनैलिटी। सेकेंड होता है कंपल्सिव प्रिस्क्रिप्शन ऑफ विटामिन, फोलिक एसिड एंड आयरन। क्योंकि क्या होता है हमारे देश में जब बहुत सारे मरीज जब आते हैं ना, तो वो कई उनमें माल न्यूट्रिशन होता है, कोई गरीब होते हैं, प्रॉपरली खाना नहीं खाते हैं, फ्रूट्स, हरी सब्जी। तो जो पेशेंट्स आते हैं हमारे देश में कई बार बहुत गरीब होते हैं, प्रॉपरली फ्रूट, सब्जियां, वाइटामिन्स, आयरन वगैरह नहीं लेते हैं, उनके अंदर कमी होती है इन चीज़ों की। तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं, आप हर दवाई के साथ ना चलो आप ये विटामिन का सिरप भी पियो, मल्टीविटामिन सिरप पी लो या आयरन फोलिक एसिड ले लो। तो ये टेंडेंसी गलत है, इट इज नॉट राइट। यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब देम अनलेस एंड अंटिल दे आर रियली इंडिकेटेड, बिकॉज ऑफ आप इन्वेस्टिगेशंस करवाओ, देखो और फिर आप प्रिस्क्राइब करो। देन if you give drugs which are not related to their infection, which are not related to the diagnosis, जैसे आप पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हो साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे दिया आपने कि पेट में दर्द, पेशेंट कहता है हाँ मेरे पेट में भी दर्द है, हाँ मेरे इधर भी दुखे है, तो फिर आपने उसको एंटीबायोटिक भी दे दी, आपने पेन किलर भी दे दिया, आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी दे दिए। तो व्हेन देयर इज इट इज नॉट रिलेटेड टू द डायग्नोसिस, देन डोंट अननेसेसरीली प्रिस्क्राइब द ड्रग्स। देन आता है सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग ड्रग। आप अगर बीटा ब्लॉकर्स, जैसे फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स अगर आप अस्थमा वाले मरीज में दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जाकर अस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ड्रग को आप किस पेशेंट में दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अगर पेशेंट अस्थमेटिक है तो फिर उसमें बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, सो ये कैसे पता चलेगा? आपको ड्रग के साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए, तो साइड इफेक्ट से ही कॉन्ट्राइंडिकेशंस बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इनफेक्टिव एफिकेसी ड्रग्स, जैसे मेमोरी कॉग्निशन एनहांसर्स दे दिए किसी को, ऐसी ड्रग्स दे दी जिनके बारे में प्रूव नहीं है कि इस दवाई से कोई फायदा होता भी है या नहीं होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इरेशनल प्रिस्क्रिप्शंस के। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है एफडीसीज, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, और कई बार हम पेशेंट्स में ना फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन ऐसे के ऐसे सीधा प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी गलत होता है। जब जरूरत नहीं है एफडीसीज की तो कतई नहीं देने चाहिए। फिर होता है इनकरेक्ट डोज। डोज याद रखना बहुत जरूरी है। एज अ डॉक्टर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस दवाई की डोज नहीं याद है, डोज आपको प्रॉपर याद होनी जरूरी है। ड्यूरेशन, कितने देर तक देना है, कितने दिनों तक देना है, फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप जब ओरल ले सकता है मरीज तो उसे इंजेक्शन में दवाई नहीं देनी है। इंजेक्शंस आर इंटरवेंशनल थिंग्स, तो अपन को तब तक अवॉइड करना है जब तक कि जरूरत ना हो। पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट ओरली ले नहीं सकता है, उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही है, वो बिल्कुल भी मतलब ओरली टिक नहीं रहा है उसके पेट में कुछ भी, तो फिर आप इंजेक्टेबल्स दो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इरेशनैलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद आते हैं अपन इम्पैक्ट क्या होता है इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग से। इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स को इरेशनली यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, और ऐसे करके हमारे पास धीरे धीरे वो एंटीबायोटिक्स कम होती जाएंगी जिनको हम ट्रीटमेंट में यूज कर सकेंगे। सेकेंड इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता है, क्योंकि वो अननेसेसरी दवाई खरीद रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो पेशेंट को यूजफुल नहीं है, उसको एफिकेशियस नहीं है, तो फिर एज अ रिजल्ट पेशेंट को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है।
फिर मोर टॉक्सिक इफेक्ट, कुछ दवाइयाँ जो ज़रूरी की नहीं है, वो सेफ नहीं है, टॉक्सिसिटी कर रही है, तो देन पेशेंट को अगेन टॉक्सिसिटी हो रही है और उसका फिर उसे फर्दर इलाज कराना पड़ रहा है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। पेशेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस चला जाता है डॉक्टर में, उसको लगता है ये डॉक्टर की दवाई मुझे सूट नहीं कर रही है, इस डॉक्टर से मैं अगली बार दवाई प्रिस्क्राइब करने नहीं आऊँगा, अगली बार मैं दिखाने नहीं आऊँगा। तो ये भी एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ होती है आपकी, आप खुद एज अ डॉक्टर। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रैशनल प्रिस्क्राइबिंग? रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में सबसे पहले डायग्नोसिस बनाओ, एस्टैब्लिश अ डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है, पेन है, उसके फीवर है, उसके स्वेलिंग है, तो ये थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स को डिफाइन करो। फिर डिफाइन थेरेपेटिक गोल्स, गोल्स सेट करो कि मुझे इस पेन को कम करना है, मुझे ये स्वेलिंग को कम करना है, मुझे डायरिया है पेशेंट को तो वो रिलीव करना है, दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, ये आपका थेरेपेटिक गोल में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप जाओ क्लास ऑफ ड्रग, सेलेक्ट द क्लास ऑफ ड्रग, उसके बाद आप क्लास ऑफ ड्रग के अंदर जाओगे, सेलेक्ट द ड्रग। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स डू यू सेलेक्ट द ड्रग? यू सेलेक्ट द ड्रग ऑन एफिकेसी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी एंड कॉस्ट। तो ये 4 फैक्टर्स पे आप ड्रग को सेलेक्ट करो, पेशेंट को फिर आप वो ड्रग प्रिस्क्राइब करो, साथ के साथ उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका डोसेज फॉर्म, उसकी डोज, उसका फ्रीक्वेंसी और उसका ड्यूरेशन आप पेशेंट को लिखोगे और समझाओगे, ठीक है। इसके बाद आप मॉनिटर करोगे प्रॉपरली कि ये दवाई का उसे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसे वापस से विजिट करने के लिए लिख के दोगे कि आपको 7 डेज के बाद विजिट करना है। इसके अलावा रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में अब आता है नेक्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज कि हमको पेशेंट को इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है? आपका प्रिस्क्रिप्शन, आपका ट्रीटमेंट तब तक अधूरा है जब तक कि आपने पेशेंट को समझाया नहीं है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेडिसिन में डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट व्हाट यू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट व्हाट यू डॉक्यूमेंट। दिस इज दी, ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि ऐसा मुझे करना है, कभी भी लाइफ में आप परेशानी में नहीं आओगे। तो इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट में सबसे पहले आपको उसको समझाना है इफेक्ट के बारे में। जैसे एंटी डिप्रेसेंट होता है, वो 6 वीक्स लेता है इम्पैक्ट लाने में, तो आपको पेशेंट को समझाना है कि देखो इस दवाई को लेने से धीरे धीरे असर आएगा। आप ये सोचो कि 10-15 दिन में मरीज एकदम सेट हो जाएगा, नहीं। इसको लेने से कम कंटिन्यूअस जब 6 हफ्ते तक लोगे तब जाके पेशेंट एकदम नॉर्मल हो पाएगा, और फिर उसके बाद दवाई को कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि आपको इसके इफेक्ट का, पेशेंट को समझाना है कि इसका इफेक्ट कैसे आता है, कितने दिनों में आएगा और आपको क्या फील होगा। नेक्स्ट फिर आता है साइड इफेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, रिफैम्पिसिन एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और रिफैम्पिसिन को जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो साथ में पेशेंट को ये समझाया जाता है कि इससे यूरिन जो है ऑरेंज हो जाएगी। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, वरना पेशेंट को लगेगा कि लो डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई लिखी और मुझे तो यूरिन में ब्लड आने लग गया, तो वो तो यही समझेगा ना ऑरेंज यूरिन मतलब यूरिन में ब्लड। तो ये चीज आप पेशेंट को नहीं समझाओगे तो वो घबरा जाएगा। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग हैव टू बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। फिर उसके बाद आता है कब लेना है, कैसे लेना है। तो आपको ये पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाना है, दिन में 2 बार लेना है, दिन में सुबह खाली पेट लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आधा आधा घंटे पहले लेना है, रात में सोते वक्त सोने से पहले लेना है। तो ये टाइम ऑफ टेकिंग द ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद फूड एंड विदाउट फूड, ये रिलेशन आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा। पेशेंट आपसे पूछेंगे दूध के साथ लूँ, पानी के साथ लूँ, ये सब भी पूछेंगे, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे मलेरिया की दवाई है क्लोरोक्विन, तो वो दवाई इतनी ज़्यादा नॉशिएटिंग है, इतनी ज़्यादा उससे वॉमिटिंग वो होती है कि अगर पेशेंट को आप खाली पेट दोगे तो वो तुरंत वॉमिट आउट कर देगा दवाई को। तो खाली पेट मतलब पेट में कुछ होना चाहिए जिसके अंदर जा। लास्ट इसमें आता है इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट में, प्रिकॉशंस, वार्निंग। पेशेंट को आप समझा के रखो, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स है तो उसे नींद आएगी तो उसको बोलो कि भाई ड्राइविंग थोड़ी कम करना, या फिर जैसे मेट्रोनिडाजोल है तो वो लेने से अगर पेशेंट फिर ड्रिंक करेगा तो उसको डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन हो जाएगा। तो पेशेंट को समझाना है भाई मेट्रोनिडाजोल अगर खा रहे हो तो ड्रिंकिंग नहीं करनी है। सो ये आपको वार्निंग या प्रिकॉशंस भी पेशेंट को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सही होगा, वो रैशनल होगा।
सो इस वीडियो में हमने ये बात करी कि रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है, रैशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या होती है। इसके पहले हमने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पढ़ा है, जिसमें कि हमने प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पढ़े हैं। सो आई होप कि by listening to both these videos it will become clear to you what is a prescription, what is the importance, what are the irrationalities क्या होती है prescriptions में, what are the various factors which affect prescription, and what are the information or instructions that should be given to a patient. ठीक है, so we'll discuss about the P drugs in the next video, and pharmacovigilance and factors affecting drug action. And so till then, have a good learning of pharmacology. Study it like there's no tomorrow, right? And like, share, subscribe, and comment on my YouTube channel. Please share it to all other students also, and also share it to your friends in other colleges, so that they also can take benefit of this lecture series. Thank you so much.